नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैकेज है एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमई थ्रू फंड ऑफ फंड्स। ये फंड ऑफ फंड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, क्योंकि फंड ऑफ फंड होता है कि जब हम लोग बहुत सारे सोर्सेज से फंड व्यवस्था करते हैं। जैसे सपोज करिए हम लोग 4-5 प्रकार से फंड व्यवस्था करते हैं और चारों पांचों प्रकार को मिलाकर, सारे फंड को मिलाकर एक कॉमन फंड बनाते हैं। उसके बाद इस फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, हमारे पास दो रास्ते होते हैं कि हम लोग जितने सोर्सेस से 5 प्रकार से अगर हम लोग फंड अरेंज कर रहे हैं तो हर एक फंड को अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते जाएं, एक रास्ता हुआ। दूसरा, हर टाइप के फंड को मिलाकर हम लोग एक जगह पे कॉमन फंड बना ले और उसके बाद उसको एक इफेक्टिव फंड मैनेजर ग्रुप रख के उसको हम लोग यूज करें, तो फिर वो फंड ऑफ फंड कहता है। बहुत सारे फंड को मिलाकर एक मास्टर फंड बनेगा। वो मास्टर फंड जो रहेगी उसको फिर यूटिलाइज करेंगे बेनिफिट के लिए, या जो भी हमारा टारगेट रहेगा उसके लिए यूटिलाइज करने वाले। तो ये किसके लिए है ये वाली व्यवस्था? जिनको कैपिटल की बहुत ज्यादा कमी है किसी एमएसएमई को, तो उनके लिए है। दूसरा, फंड ऑफ फंड के लिए सरकार 10,000 करोड़ का एक कॉर्पस सेट करने वाली है। कॉर्पस का मतलब यह है कि वो उतनी की पूंजी व्यवस्था करके शुरुआत करके देगी। उस फंड ऑफ फंड के शुरुआत करने के लिए 10,000 करोड़ गवर्नमेंट देने वाली है। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करेगी? फंडिंग प्रोवाइड करेगी एमएसएमई को जिसका ग्रोथ का पोटेंशियल और वायबिलिटी बहुत अच्छा है। इसका मतलब एमएसएमई के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया है कि वो अपना प्रोजेक्ट जबरदस्त बनाए, उसमें कोई भी फेक वाला चीज ना डाले, कोई भी गोल गोल चीज ना डाले। एकदम क्लियर लिखे कि मेरा प्रोडक्ट ये है और मेरे प्रोडक्ट में अगर ठीक से काम किया जाए और इस तरीके से काम किया जाए, वर्क फ्लो चार्ट, टाइमिंग, सब चीज डाल दीजिए, तो फिर मेरे प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा फायदा हो सकता है। तो जहां पर फायदा दिखेगा तो प्रोजेक्ट वायबल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया और उसमें ग्रोथ की संभावना है, तो ग्रोथ पोटेंशियल हो गया। अगर ग्रोथ पोटेंशियल और वायबिलिटी है तो फिर यहां पर आपको इक्विटी की फंडिंग मिलने का पूरा चांस बनेगा। दूसरा, फंड ऑफ फंड विल बी ऑपरेटेड थ्रू ए मदर फंड एंड ए फ्यू डॉटर फंड। अब जैसे एक जगह पे फंड हमने इकट्ठा कर लिया, तो आपको पता है ना कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक ही जगह नहीं करते हैं, बहुत सारे वेरियस जगह पे करते हैं ताकि हमारा रिस्क कम हो जाए। एक ही जगह अगर इन्वेस्ट करेंगे हो सकता है बहुत फायदा हो जाए, हो सकता है बहुत नुकसान हो जाए। इसीलिए एक डॉटर फंड और एक मदर फंड दो भाग में डिवाइड करेंगे। जो फंड ऑफ फंड है उसको दो भाग में, और डॉटर फंड और मदर फंड जो है उसको अलग तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा। इसमें इनका कहना है कि जो फंड स्ट्रक्चर है वो हेल्प करेगा जुगाड़ करने में 50,000 करोड़। और ये कौन से लेवल में करेगा? जैसे मैंने बोला, एक मदर फंड है और एक डॉटर फंड है। डॉटर फंड के लेवल में 50,000 करोड़ का जो फंड है वो व्यवस्था करने में सुविधा होगी। और कौन से वाले सिस्टम में होगी? डॉटर फंड लेवल पे होगी। इट विल हेल्प टू एक्सपैंड एमएसएमई साइज एज वेल एज कैपेसिटी। एमएसएमई की साइज बढ़ाने में भी काम आएगा और कैपेसिटी बढ़ाने में भी काम आएगा। इसका मतलब है एमएसएमई को एक्सपैंड करना चाहता है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और अगर वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, जितने यूनिट आज बना पा रहा है उससे ज्यादा यूनिट बनाना चाहता है, ऑटोमेटिक मशीन लेना चाहता है ताकि ज्यादा काम हो सके, ज्यादा समय काम हो सके, तो उनके लिए भी ये वाला बहुत अच्छा स्कीम रहेगा। नेक्स्ट है, इट विल एनकरेज एमएसएमई टू गेट लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टिंग कराना आसान हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, बहुत कम्बरसम प्रोसेस है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना। अब ये सारे चीजों के चलते स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना भी बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, अब हम क्राइटेरिया देखने वाले एमएसएमई के क्लासिफिकेशन का। पुराना क्या था, नया क्या है। पुराने वाले में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का क्या रूल था और नए वाले में क्या रूल है। लेकिन ये क्राइटेरिया क्या होता है? पहले का क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। पहले का क्राइटेरिया क्या था? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। लेकिन जो अभी का क्राइटेरिया, ये कंपोजिट क्राइटेरिया है। मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो, इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर, ये दोनों मिलाकर क्राइटेरिया बनने वाला है। अब ध्यान से देखना होगा कि पहले मैन्युफैक्चरिंग अलग होता था, सर्विस अलग होता था। मैन्युफैक्चरिंग अलग, सर्विस अलग। और क्राइटेरिया क्या था? प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो, 5 करोड़ से कम है तो स्मॉल, 10 करोड़ से कम है तो मीडियम। इसका मतलब ये 25 लाख से कम माइक्रो, 25 लाख या उससे ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है तो स्मॉल, और 5 करोड़ या उससे ज्यादा और 10 करोड़ से कम है तो मीडियम हो गया। सर्विस एंटरप्राइजेस में डिफरेंट हुआ करता था। यहीं पे 25 के जगह 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट होने से माइक्रो, 10 या उससे ऊपर लेकिन 2 करोड़ के अंदर है तो स्मॉल, 2 करोड़ या उससे ऊपर लेकिन 5 करोड़ के अंदर है तो मीडियम। दोस्तों, ये जो रिवाइज क्राइटेरिया एमएसएमई क्लासिफिकेशन का, ये कंपोजिट क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर का, राइट। इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर का कंपोजिट क्राइटेरिया है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज मिलाकर है और ये दो कंडीशन एक साथ पूरी होगी तब ये माइक्रो में आएगा। देखिए, 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और उसका टर्नओवर भी 5 करोड़ से कम होना चाहिए, तब जाकर वो माइक्रो में आएगा।
इसका मतलब माइक्रो में आना है तो दो कंडीशन एक साथ पूरा करिए, 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट रखिए और दूसरा 5 करोड़ से कम टर्नओवर रखिए। स्मॉल में आना है तो 1 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लेकिन 10 करोड़ के अंदर है, लेकिन टर्नओवर भी 50 करोड़ के अंदर ही होना चाहिए। टर्नओवर भी 50 करोड़ के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के अंदर और टर्नओवर 50 करोड़ के अंदर, राइट। अब नेक्स्ट मीडियम में कब आएगा, जब इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या उससे ऊपर है लेकिन 20 करोड़ के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन टर्नओवर कितना होगा, 500 करोड़ के अंदर अगर टर्नओवर होना चाहिए, तब जाकर वो मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएगा, राइट। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ओल्ड और न्यू। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्लोबल टेंडर डिसअलाउ करने वाले हैं 200 करोड़ का। इसका मतलब यह है कि जो इंडियन एमएसएमई है और दूसरी कंपनीज है जिसको अनफेयर कंपटीशन होता है, इसका मतलब हमसे जीत जाती है फॉरेन कंपनीज कोई भी टेंडर लेने में, जो इंडिया का ही टेंडर है लेकिन दूसरे लेकर चले जाते हैं। ऐसे जो ग्लोबल टेंडर्स होते हैं उसको 200 करोड़ के अंदर का कोई अगर टेंडर है तो उसको ग्लोबल टेंडर नहीं बनाया जाएगा, केवल इंडियन टेंडर ही माना जाएगा और इंडियन लोगों को ही मिलेगा। नेसेसरी अमेंडमेंट किए जाएंगे जनरल फाइनेंशियल रूल्स में ताकि इस चीज को कार्यान्वित किया जा सके। 200 करोड़ के अंदर के टेंडर केवल भारत में ही रहने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आत्मनिर्भर भारत और सपोर्ट होगा मेक इन इंडिया के लिए, और ये एमएसएमई को हेल्प करेगा उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एमएसएमई के दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो कि अलग से बताया गया है। सबसे पहले एमएसएमई करंटली फेस प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग एंड लिक्विडिटी ड्यू टू कोविड। ये मार्केटिंग और लिक्विडिटी के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी काफी सारे रास्ते निकाले जाएंगे। ई मार्केट लिंकिंग को भी प्रमोट किया जाएगा ताकि एमएसएमई अपने प्रोडक्ट को ठीक से प्रमोट कर पाए और कॉम्पिटिशन को फेस कर पाए और अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी लोगों को दे पाए। गवर्नमेंट कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रही है सेटलमेंट ऑफ ड्यूज से रिलेटेड मैटर्स का, और इन चीजों पे भी आगे अच्छी पॉलिसीज आने वाली हैं। एमएसएमई रिसीवेबल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सीपीएसईज टू बी रिलीज इन 45 डेज। सरकार से किसी भी एमएसएमई किसी भी कंपनी का अगर कोई भी ड्यू है तो 45 दिन के अंदर उनका पैसा चुका दिया जाएगा ताकि वो अपने कंपनी को अच्छे से चला पाए, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ड्यूज किसी भी एमएसएमई को नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये एमएसएमई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। एमएसएमई के बारे में एक एक पॉइंट पे अलग अलग वीडियोस भी मैं बनाने वाला हूं ताकि उसमें कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, क्या प्रोजेक्ट बनेगी, ये सारी चीजें, ताकि आपका जो भी बिजनेस हो, आप कमेंट करते हो नीचे ना, तो आपके कमेंट के बेसिस पे आपके बिजनेस के बारे में हम जरूर बताने वाले हैं जो मैक्सिमम लोगों को फायदा देगा। वैसे वीडियोस रेगुलर बनाता रहूंगा। दोस्तों इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में ईपीएफ और दूसरे चीजों के बारे में वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगला वीडियो के लिए वेट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।